Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start part 2 of Unit 2, Block 3 MPCE 012, that is MAPC second year students who have opted for clinical psychology. This video is for you guys. First part of this unit is already there in the channel, and you can check the link in the description section. Now let us continue with the remaining topics. आज जो हम बात करने वाले हैं वो कुछ ऐसे टेस्ट की बात करने वाले हैं जो स्पेसिफिकली बनाए जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग चेक करने के लिए। यानी अगर हम किसी पर्सन की एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का लेवल पता करना चाहते हैं तो ये कुछ टेस्ट बताए इन्होंने जो हम यूज़ कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए, और उन टेस्ट में क्या होता है वो भी बताया है। तो इन्होंने बताया कि न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट जब किया जाता है तो उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, और उनमें से एक टेस्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का भी होता है। वैसे तो एबिलिटीज़ टेस्ट बहुत सारे हैं, उसमें भी हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में पता लगा सकते हैं। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन भी एक तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं। सो बहुत सारे तरीके हैं, बट देन हम आज जो बात करने वाले हैं वो हम स्पेसिफिक जो टेस्ट हैं, स्पेशलाइज्ड टेस्ट हैं, जिसको हम किसी इंडिविजुअल पे अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, और उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट वाली जो एबिलिटी है उसको हम चेक कर सकते हैं। जनरली जो प्रोसीजर होता है इसका करने का वो पेपर पेंसिल वाला टेस्ट ही होता है, जिसमें पेपर और पेंसिल हम दे देते हैं, एंड वो लैंग्वेज बेस्ड में ही होता है। यानी लैंग्वेज को पढ़ के एंड देन वो परफॉर्म करेगा टेस्ट, इस तरह का होता है। नाउ फर्स्ट जो टेस्ट इन्होंने बताया वो है एनालॉजीज एंड प्रोवर्ब टेस्ट। ये बड़ा इजी सा टेस्ट है, हम स्कूल में भी पढ़ते आ रहे हैं। हमें प्रोवर्ब दिया जाता है और मीनिंग पूछा जाता है, जिसको हम हिंदी में मुहावरे कहते हैं कि इस मुहावरे का मतलब बताओ, उसको हम इंग्लिश में प्रोवर्ब कहते हैं। तो इन्होंने बताया कि प्रोवर्ब से तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन बाकी और भी टेस्ट होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं, एनालॉजीज़ के फॉर्म में पता लगा सकते हैं। तो इन्होंने एक एग्जांपल रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट का दिया है जो 1982 में बना था ये टेस्ट। और इसमें एनालॉजी आइटम्स जो हैं वो पिक्टोरियल मटेरियल के फॉर्म में होते हैं, और जो फैक्टा एनालिटिक स्टडी ने ये भी बताया हुआ है कि इसमें वर्बल कंपोनेंट होता तो मटेरियल, अगर आप प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस के को देखेंगे तो उसमें बनी हुई तो पिक्चर ही है, लेकिन उसके पीछे वर्बल कंपोनेंट होता ही होता है। ऐसा स्टडीज़ में निकल के आया है जो एक आम इंसान को नहीं पता चलता। प्रोवर्ब टेस्ट्स जो हैं वो उसका एक एग्जांपल इन्होंने गोरहम टेस्ट के नाम से दिया है। मे बी मैं इसका प्रोनाउंसिएशन गलत भी कर सक रही हूँ, आई एम नॉट श्योर इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे। गोहम भी हो सकता है, गोरहम भी हो सकता है। सो वट एवर इट इज़, आप स्पेलिंग देख लो, GORHAM। सो अगर मैं आर साइलेंट करती हूँ गोहम हो जाता है। गोहम टेस्ट के बारे में बात करें तो ये वर्बल एब्स्ट्रैक्शंस पे बेस्ड है, कि किस तरह से वर्बल एब्स्ट्रैक्शन किया जा रहा है उस टेस्ट में। तो ये या तो फ्री रेस्पॉन्स होता है या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में भी हो सकता है। मतलब जो पर्सन है वो जो टेस्ट दे रहा होगा वो या तो उसको MCQs के फॉर्म में दिया होगा, बहुत सारे चॉइसेस होंगे, उनमें से एक सिलेक्ट करना होगा, या फिर उसको कोई ऑप्शंस नहीं दिए होंगे, उसको खुद से बताना होगा देख के कि क्या हो रहा है। सो जो कुछ आइटम्स है इसमें वो कॉम्प्रीहेंशन सब सब टेस्ट माने जाते हैं। सो जो कॉम्प्रिहेंशन सब टेस्ट है उसमें से कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो आपको वेचेसलर इंटेलिजेंस स्केल में भी मिलेंगे, और उसमें प्रोवर्ब्स भी दिए गए हैं। अगर आपको वेचेसलर इंटेलिजेंस स्केल का थोड़ा सा भी आइडिया होगा या देखा होगा अपने टेस्ट, तो उसमें आप देखोगे प्रोवर्ब भी दिए होते हैं और उससे मीनिंग पूछा जाता है कि इसका क्या मीनिंग समझे हो। सो इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं कि वो जो पर्सन है उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की कितनी एबिलिटी है। नाउ कमिंग टू परफॉर्मेंस टेस्ट जिसमें सॉर्टिंग टेस्ट्स आते हैं। सो ये सबसे ज़्यादा कॉमन टेस्ट माना जाता है न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट में। कौन सा टेस्ट? परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट बहुत कॉमन है, अगर आपको किसी का भी न्यूरो साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है तो उसमें परफॉर्मेंस टेस्ट तो आते ही आते हैं। इसको कभी भी हम नॉन वर्बल टेस्ट की कैटेगरी में नहीं डालना चाहिए हमें, और इसका रीज़न भी है क्यों नहीं डालना चाहिए। हाउएवर इसमें जो भी आप टेस्ट देखोगे ना उसमें कलर्ड ब्लॉक्स मिलेंगे, ज्योमेट्रिक फॉर्म्स मिलेंगे, तो फिर क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि जब इसका जो रिस्पॉन्स देता है सब्जेक्ट, वो लैंग्वेज के फॉर्म में देता है। लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा रिलायंस है, बहुत
हेविली रिलायंस है लैंग्वेज के ऊपर, दैट इज़ वाई हम इसको नॉन वर्बल में हमें नहीं डालना चाहिए इसको। सो मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो परफॉर्मेंस टेस्ट है वो है सॉर्टिंग टास्क्स, जैसे ईगॉन वीगल, आई एम नॉट श्योर इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे कि नहीं, इन्होंने इन्वेंट किया था वीगल टाइप सॉर्टिंग टेस्ट, और ये फर्स्ट टेस्ट्स में से एक है जिसमें फ्री सॉर्टिंग टाइप होता है। और बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो टेबल पे छोड़ दिए जाते हैं, सब्जेक्ट से पूछा जाता है कि इनको, इन ऑब्जेक्ट्स को आप किस तरह से ग्रुप करोगे, और जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कैसी होती है कि सॉर्ट दोज फिगर्स विच यू थिंक बिलोंग टुगेदर, उससे ऐसा बोल के वो ऑब्जेक्ट सामने छोड़ दी जाती हैं। तो जो सब्जेक्ट है वो उन ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने की कोशिश करता है। सो जैसे ही वो फर्स्ट सॉर्ट कर लेता है ग्रुप, सो सब्जेक्ट को अब बोला जाता है कि अब उन ऑब्जेक्ट्स को दूसरे तरीके से रख के बताओ, कोई और तरीका भी है इनको सॉर्ट करने का। पहले उसने एक तरीके से सॉर्ट कर लिया, फिर दूसरे तरीके से सॉर्ट करके बताता है। नाउ दूसरा टाइप का जो सॉर्टिंग है वो कर्ट गोल्डस्टीन एंड मार्टिन स्कीरर, इसके बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में भी थोड़ा सा पढ़ा था। इनका मोनोग्राफ के बारे में इन्होंने बात की थी उधर। तो मोनोग्राफ जो होता है ये क्या होता है, बेसिकली ये टेस्ट मैनुअल होता है एक तरह का, जिसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स बताए होते हैं करने का। और इस मैनुअल को, जिसमें बहुत सारे प्रोसीजर बताए हैं, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, गोल्डस्टीन स्कीरर्स टेस्ट, इस नाम से भी जानते हैं। ये जो पूरा टेस्ट है इसमें बहुत सारे टेस्ट है, इसीलिए इसको सीरीज़ भी कहते हैं, गोल्डस्टीन स्कीरर सीरीज़ के नाम से भी जाना जाता है ये। और बहुत सिंपल सॉर्टिंग टास्क होते हैं इसमें। और भी बहुत सारे इन्होंने बताए हैं कि ये वाला जो सीरीज़ है इसमें इन्होंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे गोल्डस्टीन स्कीरर जो सीरीज़ है, एक तो है वन रिलेटिवली सिंपल सॉर्टिंग टास्क और टू कॉम्प्लेक्स टास्क। तो टोटल कितने हो गए, थ्री हो गए। थ्री में से एक सिंपल सॉर्टिंग होगा और बाकी दो जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स टास्क होंगे। जो सिंपल टास्क है वो है वीगल गोल्डस्टीन स्कीरर कलर फॉर्म सॉर्टिंग टेस्ट, और बाकी के जो दो हैं कॉम्प्लेक्स टास्क हैं वो कौन से हैं, गेब गोल्डस्टीन कलर सॉर्टिंग टेस्ट एंड गेब गोल्डस्टीन वीगल एंड स्कीरर ऑब्जेक्ट सॉर्टिंग टेस्ट। इस तरह से ये टोटल थ्री टेस्ट हैं जिनके नेम्स मैंने अभी बताए आपको। जो टेस्ट मेथड होता है वो एक ही जैसे हैं, सब में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मटेरियल्स को वैसे ही सेम सेट आउट कर दिया जाता है सब्जेक्ट के सामने, और जो सब्जेक्ट है उसको बोला जाता है कि इनको सॉर्ट करो एंड रीसॉर्ट करो, मतलब तरह तरह से सॉर्ट करवाते हैं उसको। एंड जो टेस्ट है वो ये असेस करता है कि उसकी जनरल कैपेसिटी कितनी है, कंसेप्ट फॉर्मेशन की या एब्स्ट्रैक्शन की कितनी उसकी कैपेबिलिटी है। ये इससे हम एक और चीज़ एवेलुएट कर सकते हैं कि उसकी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, कितना ज़्यादा वो कंसेप्ट को शिफ्ट कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है कंसेप्ट को शिफ्ट करने की, ये हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कलर सॉर्टिंग टेस्ट्स। कलर सॉर्टिंग टेस्ट नाम से ही पता चल रहा है इसमें कलर्स के बारे में ज़रूर कुछ होगा। तो ये जो टेस्ट मटेरियल है इसमें बहुत सारे स्कीन्स ऑफ वूल देंगे। अब इसमें है ना स्पेलिंग है SKEINS। आई एम नॉट श्योर इसको स्कीन्स ही पढ़ेंगे या स्किन पढ़ेंगे या कुछ और तरीके से पढ़ेंगे, बट देन ये स्कीन्स ऑफ वूल के बारे में बात कर रहे हैं। वूल तो आपको समझ में ही आ रहा होगा, ऊन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मे बी ये कुछ और भी हो सकता है क्योंकि इसमें जिन्होंने ये टेस्ट निकाला था उनका सरनेम वूल्स है। लिटिल कंफ्यूजिंग सिंस आई एम नॉट फ्रॉम साइकोलॉजी फील्ड बेसिकली। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए भी नई चीज़ें ही हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। एंड माय स्पेशलाइजेशन वाज काउंसलिंग, जिसमें ये चीज़ें नहीं थी। ये फर्स्ट इंटरेक्शन है मेरा इन टर्म्स से। मे बी आई एम मेकिंग सम रॉन्ग प्रोनाउंसिएशंस, बट जो मुझे समझ आ रहा है वो ज़रूर मैं आपको क्लियर कट समझा सकती हूँ। मे बी ये वूल जो है वो इनका जो जिन्होंने ये इन्वेंट किया है टेस्ट उनके नाम पे आया होगा। ये स्कीन्स ऑफ वूल कह रहे हैं, इसमें कोई मटेरियल के ही बारे में बात कर रहे हैं। तो इन्होंने ये बोला है कि ये जो टेस्ट मटेरियल है इसमें बहुत सारे अलग अलग वूल के स्कीन्स होंगे, जिसमें ह्यूज एंड ब्राइटनेस अलग अलग होगी। मतलब कलर्स, ह्यूज क्या होते हैं, कलर शेड्स को ह्यूज कहते हैं। एंड ब्राइटनेस तो मतलब आपको पता ही होगा, कुछ ज़्यादा ब्राइट होता है, कोई कम ब्राइट होता है, बिल्कुल कोई कुछ फीका सा होता है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर, क्योंकि कलर सॉर्टिंग है तो ऑब्वियसली कलर्स तो आएंगे ही। तो कलर के ह्यूज एंड ब्राइटनेस के बारे में इन्होंने बात किया है। जो मटेरियल है उसमें इस तरह से होगा, जो सब्जेक्ट है उसको ये बोला जाएगा एक
का स्किन अपनी प्रेफरेंस का वो सिलेक्ट कर ले। अब वो उसने कर लिया। अब उसे बोलते उसके बाद क्या बोला जाएगा, इसी से मिलते, इस जो उसने सिलेक्ट किया है उससे मिलते जुलते जो ग्रुप्स की ये शेड्स दिख रही हैं उसमें से आप चूज करो इससे मिलता जुलता। सो सपोज इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, सपोज शेड्स ऑफ ग्रीन, उसने कोई ग्रीन सिलेक्ट किया, अब उसे बोलेंगे कि इससे मिलता जुलता जितने भी आपको दिख रहे हैं कलर, उसको आप सिलेक्ट करो। जब ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, अब जो एग्जामिनर है वो डिफरेंट ह्यू को उठाएगा, उस जितने भी स्कीन्स होंगे उसमें से एक डिफरेंट ह्यू को उठाएगा और सब्जेक्ट को बोलेगा कि अब दूसरे स्कीन्स इससे आउट ऑफ अदर स्कीन्स दैट गो विद इट, जो दूसरे स्कीन्स है उसमें से निकाल के लाओ ये जो एग्जामिनर ने पिक किया है उससे रिलेटेड ह्यूज को। सो ये जो प्रोसीजर है ये ट्रिपल मैचिंग का प्रोसीजर है। जब ये दूसरा वाला भी हो गया, पहले में क्या किया था, सब्जेक्ट ने खुद उठाया था और उसको बोला था उससे मिलते जुलते उठा के लाओ। दूसरी बारी में क्या हुआ, जो एग्जामिनर है उसने कोई शेड उठाई है और उसको बोला है कि उससे मिलते, सब्जेक्ट को बोला है कि उससे मिलते जुलते लेके आओ। अब आ रहा है ट्रिपल मैचिंग का। इसमें क्या कर रहे हैं, 3 स्किन्स ले रहे हैं एक टाइम पे और वो सब्जेक्ट के सामने छोड़ दिया जाता है तीनों की तीनों चीज़ें, और उनकी जो ह्यूज एंड ब्राइटनेस है वो दोनों ही वेरी करती है। अब ये 3 में से जो लेफ्ट और सेंटर की स्किन्स हैं उनके सेम ह्यू है बट ब्राइटनेस अलग है, और जो राइट वाली है और सेंटर वाली है उन दोनों की ब्राइटनेस सेम है बट ह्यूज अलग है। ठीक है, तो 3 थे, लेफ्ट एंड सेंटर की ह्यूज जो है वो ह्यू सेम है एंड ब्राइटनेस अलग है, राइट एंड सेंटर की ब्राइटनेस सेम है एंड ह्यू अलग है। अब जो एग्जामिनर है वो ये बोल उसको समझाएगा कि लेफ्ट एंड राइट जो है वो किस तरह से सेंटर से मिलती हैं, वो आपको मुझे बताना है। मतलब सिर्फ उसको ये बोलेगा कि आप सेंटर से ये दोनों कैसे लेफ्ट एंड राइट मिलते हैं वो आप मुझे समझाओ। सो ये जो शिफ्ट है इससे हमें क्या पता चलेगा कि सब्जेक्ट किस तरह से सॉर्ट कर सकता है ह्यूज एंड ब्राइटनेस के अकॉर्डिंगली। तो सब्जेक्ट जो है वो शिफ्ट को एक्सेप्ट करेगा एंड कॉमन ब्राइटनेस वालों को अलग का आइडिया उसको लग जाएगा। तो ये जो फ्री कैटेगराइजेशन टेस्ट है इससे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम ये पता लगा सकें कि क्वालिटेटिव असेसमेंट में हेल्प करेगा हमें ये, और जो प्रोसीजर है पूरा वो ये भी बताएगा कि कॉन्क्रीटनेस कितनी है, कितना वेरिएशन है उसके कॉन्क्रीटनेस में। तो ये वाली क्वालिटीज़ हमें पता चल जाती है जब हम सब्जेक्ट पे ये चीज़ कराते हैं। जो सब्जेक्ट है उसको फिर और भी चीज़ें कराई जा सकती हैं टेस्ट में, जैसे कि इसको बहुत डाइवर्स मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे जिनका एक दूसरे से कोई नाता नहीं होगा। इसमें हम ये चेक करेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, इसके बारे में पता चलेगा किस तरह से वो रिलेशनशिप फाइंड आउट कर पाता है जब दो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाती हैं। सो जो कंसेप्ट है वो सेल्फ इनिशिएटेड होगा, कि वो कि उसको जब बोला जाएगा कि ये इतनी सारी चीज़ें हैं, अब इनमें से आप सिमिलैरिटी देखते हुए अपने हिसाब से रूल बनाओ और अपने हिसाब से फाइंड आउट करके बताओ कि कौन चीज़ें किससे मैच हो रही हैं और क्या रूल आपने यूज़ किया है वो भी बताओ। तो ये सेल्फ इनिशिएटेड कंसेप्ट है, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो अपनी मर्ज़ी से रूल बनाएगा, उसको कोई रूल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा फॉर ग्रुप करने के लिए। और जो रूल है वो बहुत सिंपल भी हो सकता है जैसे कि कलर, शेप, है ना, और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है जैसे कि ब्राइटनेस, ह्यूज, इन सब को चेक करते हुए। तो ये कलर सॉर्टिंग टेस्ट में ये वाली चीज़ें हम देखते हैं। कमिंग टू हॉलस्टेड कैटेगरी टेस्ट, अगेन प्रोनाउंसिएशन का जैसे मैंने बताया कि ये कुछ और भी हो सकता है कि इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से तो हॉलस्टेड ही प्रोनाउंस करना चाहिए। सो हॉलस्टेड कैटेगरी जो टेस्ट है इसके बारे में हम बात करेंगे। सो गोल्डस्टीन स्कीरर टेस्ट जो हैं हमने ऊपर जो पढ़े थे अब वो कॉमनली यूज़ नहीं होते, और जो मोस्ट वाइडली यूज्ड टेस्ट है उनमें से ये दो टेस्ट आते हैं, हॉलस्टेड कैटेगरी टेस्ट एंड दूसरा विस्कॉन्सिन कार्ड सॉर्टिंग टेस्ट। सो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो विस्कॉन्सिन कार्ड सॉर्टिंग टेस्ट जो है ये फर्स्ट डिस्क्राइब किया था एज वीगल टाइप कार्ड सॉर्टिंग प्रॉब्लम, इस तरह से इसको डिस्क्राइब किया गया था। और इसका जो कंसेप्ट है वो ये है कि जब
सब्जेक्ट है उसको कार्ड्स दिए जाते हैं और उसमें सब्जेक्ट को अब अपना आइडिया लगा के नहीं करना है। जो मटेरियल दिए हैं उनमें खुद ही कुछ कंसेप्ट छुपा हुआ है जो टेस्ट मेकर ने किसी आइडिया से उनको किसी अरेंज किया हुआ है। और सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या प्रिंसिपल है, क्या कंसेप्ट लगाया गया है जिस तरीके से वो सारे आइटम अरेंज्ड है। तो अब ये उसका जो सब्जेक्ट का जो कंसेप्ट फॉर्मेशन का आइडिया था, अब वो नहीं लगेगा यहाँ पे, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। तो कंसेप्ट आइडेंटिफिकेशन का ये टेस्ट है, नॉट कंसेप्ट फॉर्मेशन का। सो इन्होंने यहाँ पे ये भी चीज़ बताई है कि डिस्टिंक्शन होता है दो चीज़ों में, एक कंसेप्ट फॉर्मेशन में और कंसेप्ट आइडेंटिफिकेशन में। कंसेप्ट फॉर्मेशन में फ्री सॉर्टिंग टेस्ट होता है जहाँ पे खुद ही से सॉर्ट करके बताओ चीज़ों को। एंड कंसेप्ट आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, कैटेगरी बनानी पड़ती है, कार्ड सॉर्टिंग प्रोसीजर्स, ये वाले टेस्ट इसमें आ जाते हैं। नाउ यहाँ पे इन्होंने आगे ये भी बताया कि कंसेप्ट फॉर्मेशन कंसेप्ट आइडेंटिफिकेशन जो है प्रोसीजर, इसमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, एनालॉग डिफरेंस बिटवीन अ प्रोजेक्टिव एंड उसी तरह का होता है जैसे कि प्रोजेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट में डिफरेंस होता है, उसी तरह से कंसेप्ट फॉर्मेशन कंसेप्ट आइडेंटिफिकेशन में भी डिफरेंस होता है। जो ये हैं कंसेप्ट फॉर्मेशन कंसेप्ट आइडेंटिफिकेशन, ये जो फॉर्मर वाले हैं, इसमें सब्जेक्ट जो है वो फ्री सेल्फ एक्सप्रेशन करता है कंसेप्ट फॉर्मेशन में। और कंसेप्ट आइडेंटिफिकेशन में क्या ज़रूरत होती है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से एडहियर करके रहना। ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि कंसेप्ट फॉर्मेशन में तो आपको फ्रीडम है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी फॉर्म बना सकते हो, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो। बट देन कंसेप्ट आइडेंटिफिकेशन की जब बात आती है तो आपको पहले से बनी हुई चीज़ों से स्टिक रह के ही आपको सॉर्ट करनी पड़ती हैं चीज़ें। तो इसीलिए कंसेप्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो है वो एट्रीब्यूट आइडेंटिफिकेशन एंड रूल लर्निंग इन दोनों पे बेस्ड होता है। विस्कॉन्सिन कार्ड सॉर्टिंग टेस्ट के बारे में अगर बात करें, क्योंकि इन्होंने दो टेस्ट बताए थे हमें, विस्कॉन्सिन कार्ड सॉर्टिंग टेस्ट एंड ये वाला ऊपर था जो हॉलस्टेड कैटेगरी टेस्ट, इन दोनों का ही इसमें बताया गया है। तो विस्कॉन्सिन कार्ड सॉर्टिंग टेस्ट के बारे में इन्होंने ज़्यादा बात की है। तो इन्होंने ये बोला है कि ये जो टेस्ट है वो एट्रीब्यूट आइडेंटिफिकेशन पे ज़्यादा स्ट्रेस देता है और इसमें फॉर्म्स कलर्स नंबर्स इसके ऊपर वर्क किया जाता है। कैटेगरी टेस्ट्स भी होते हैं, अगर कैटेगरी टेस्ट है तो उसमें हम क्या करते हैं, कैटेगरी टेस्ट में हम जनरली करेक्ट प्रिंसिपल को ढूंढने की कोशिश करते हैं और रूल क्या लग रहा है उसमें वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इससे इसमें हमें एट्रीब्यूट्स का कोई लेना देना नहीं होता है जब हम कैटेगरी टेस्ट की बात करते हैं। लेकिन विस्कॉन्सिन कार्ड सॉर्टिंग टेस्ट में क्या होता है, फॉर्म कलर नंबर, इस एट्रीब्यूट आइडेंटिफिकेशन पे ज़्यादा स्ट्रेस होता है। सो ये थोड़ा ध्यान रखना है। जो करेक्ट आंसर है वो ऑड ऑब्जेक्ट हो सकती है, जितने भी एरे है, एरे मतलब अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट मटेरियल इन अ रो और कॉलम, उसको हम एरे कहते हैं। तो बहुत सारे अगर ऑप्शंस दिए हुए तो उसमें से एक ऑड ऑब्जेक्ट को आपको निकालना पड़ता है, वही करेक्ट आंसर होता है। फिर इन्होंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है दो टेस्ट्स का। पहला है हॉलस्टेड कैटेगरी टेस्ट जैसे मैंने बताया था, और दूसरा विल्कॉक्सन कार्ड सॉर्ट टेस्ट। सो वन बाय वन अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हॉलस्टेड का कैटेगरी टेस्ट जो है ये एडमिनिस्टर होता है, कैसे जो एपरेटस है उसको डिस्प्ले किया जाता है और उसको देखकर वो कुछ इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट को प्रोवाइड कराता है। जब सब्जेक्ट उसको देखता है तो उसको कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलती है और फिर उसका रिस्पॉन्स करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है उसको वो भी हम सब्जेक्ट को बता देते हैं डिस्प्ले करने के बाद। तो जो सब्जेक्ट है वो स्क्रीन पे देखता है और उसके स्क्रीन पे जो भी दिख रहा होता है उसके नीचे 4 कीज़ होती हैं जो ऑप्शंस होते हैं, बेसिकली आंसर के ऑप्शन होते हैं। तो इंस्ट्रक्शन यही होता है कि उसको पैटर्न को देखना है स्क्रीन पे और की को प्रेस करना है, वट वो उसको लगता है कि सही आंसर होगा उन चारों में से। सो जब वो करेक्ट आंसर प्रेस करता है तो प्लीज सेंड
चाइम की आवाज़ आती है, और अगर इनकरेक्ट करता है तो रास्पिंग बजर की आवाज़ आती है रेस्पॉन्स में। तो धीरे धीरे जब सब्जेक्ट इसी तरह से करता जाता है तो सब्जेक्ट को फिर बोला जाता है कि तुम करेक्ट आंसर को गेस करो इसमें। अगर धीरे धीरे जब वो इस तरह से करता जाता है तो उसको एक कंसेप्ट पता चल जाता है कि आंसर किस तरीके से सही आ रहा है, क्योंकि शुरू में तो वो तुक्केबाजी कर रहा होगा, गेसिंग वर्क कर रहा होगा, क्योंकि रैंडम फिगर है, उनका कोई लॉजिक नहीं है। आपको सिंपली एब्स्ट्रैक्शन से ही आइडिया लगाना है कि क्या सही हो सकता है। जैसे कि रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस में भी देखा होगा आपने, पिक्चर्स बड़ी अजीब सी होती हैं, उनको पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन किससे मिलता है। सो इसी इसमें भी कुछ इसी तरह का होता है कि कोई लॉजिक नहीं होता है, आपको सिर्फ ऐसे ही आइडिया लगाना है, कोई भी चीज़ आपको जो थोड़ी बहुत कनेक्शन में लगे। सो वो जब वो धीरे धीरे कर रहा होता है गेसिंग वर्क से, तो जैसे जैसे उसको करेक्ट आंसर मिलने लगता है उसको आइडिया लग जाता है कि उसने सही आंसर देना शुरू कर दिया, उसको एक लॉजिक पकड़ में आ गया है। सो ये जो टेस्ट है इसमें 7 सब टेस्ट होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो फैमिलराइजेशन ट्रायल होता है, यानी कि उसको एक बारी ट्रायल करके दिखाया जाता है कि वो ढंग से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। जो सेकंड है वो सिंपल काउंटिंग टास्क होता है, और बाकी के जो सब टेस्ट इसमें मिलेंगे उसमें आइडेंटिफिकेशन और कंसेप्ट लर्निंग के ऊपर ही बेस्ड होता है, जिसमें हम ऑडिटिटी या स्पेशल लोकेशन के बारे में बात करते हैं। सो ज़्यादातर कॉमनली यूज जो है वो स्कोर है। वो है टोटल एरर कितना है। जब हम स्कोरिंग की बात करते हैं इस टेस्ट में, तो हम करेक्ट आंसर को कैलकुलेट नहीं करते जो जनरली हम सारे टेस्ट में करते हैं। इसमें हम एरर्स को कैलकुलेट करते हैं कि कितने उसने एरर किए हैं। जो एरर स्कोर्स ऑब्टेन होते हैं हर एक सबसेट के, उससे फिर हमें बहुत सारी हेल्प मिल जाती है क्लिनिकली भी। सो कुछ जो कंसेप्ट है जो इसमें इस सब टेस्ट में ऐसे होंगे जो स्पेशल होंगे नेचर में, मतलब स्पेस से रिलेटेड होंगे, पोजीशन से रिलेटेड होंगे, और कुछ न्यूमेरिकल होंगे जो नंबर से रिलेटेड होंगे। सो अलग अलग तरीके से ब्रेन फंक्शन पे बेस्ड होंगे वो, किस तरह से दिमाग का कौन सा एरिया को यूज़ करेगा पर्सन जब वो टेस्ट करेगा, उस पे बेस्ड होंगे ये। नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट इज द विस्कॉन्सिन कार्ड सॉर्ट टेस्ट, जिसे WCST भी कहते हैं। ये इसका जो कंसेप्ट है, इसमें जो हम टेस्ट करते हैं, ये हम पता लगाते हैं कि कंसेप्ट फॉर्मेशन किस तरह का है पर्सन का, और उसकी जो एबिलिटी होती है परसीवरेंट परसीवरेट करने की किसी चीज़ की, मतलब कि कोई एक इन्फॉर्मेशन उसको चली गई और उसने स्टोर करके रख लिया, अब उसी की कॉपी पेस्टिंग करता है जो पर्सन, है ना। ऐसे ही तो होता है, जैसे हमें कोई चीज़ सिखा दी जाए, बेसिकली अगर कोई जो स्टिचिंग करते हैं या कोई क्रोशे का काम करते हैं या कोई निटिंग का काम करते हैं, उनको पता होगा एक पैटर्न जब हम सीख जाते हैं तो वो परसीवरेट वाली टेंडेंसी होती है हमारी कि हमें वो पैटर्न याद हो जाता है, और नेक्स्ट टाइम फिर हम उसको कॉपी पेस्टिंग करते जाते हैं जब भी आगे हमें अप्लाई करना होता है डिज़ाइन में। जैसे कि सीक्वेंसिंग का वर्क है, इफ़ एनीबडी इज़ एबल टू कोरिलेट व्हाट आई एम सेइंग। सो ये परसीवरेट वाली जो टेंडेंसी है उसको ये टेस्ट करता है, और कंसेप्ट फॉर्मेशन को भी एग्जामिन करता है कि हम कंसेप्ट को फॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि सब में एक जैसी स्किल नहीं होती, कई लोगों को निटिंग बड़ी आसानी से आ जाती है, क्रोशे आसानी से आ जाते हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आते हैं, उनको कितना भी लगा दो उनको बड़ी दिक्कत होती है। सो वो इन्हीं स्किल्स की वजह से है। सो इसका जो ओरिजिनल वर्जन था इस टेस्ट का, इसमें डेक ऑफ कार्ड्स होते थे जिसमें कलर्ड ज्योमेट्रिक फॉर्म्स बने होते थे, और प्रिंटेड हुआ करते थे ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। सो जो कार्ड्स हैं वो हर एक तरीके से वेरी करते थे, उनके फॉर्म्स में, उनके कलर में, नंबर्स जो थे उन फॉर्म्स में, वो सारी चीज़ें सब वेरी करती थी इसमें। जो 4 कार्ड होते थे उनको सामने रख दिया जाता था एज अ मॉडल, और सब्जेक्ट को कहा जाता था कि ये जो डेक ऑफ कार्ड्स हैं उनको सिलेक्ट करना है, और ये जो 4 कार्ड हमने रखे हैं सामने, उनसे आप कोरिलेट करके ये इस डेक में से उठा उठा के कार्ड इनके नीचे अरेंज करते जाओ इस तरह से। सो वो हर एक कार्ड उठाएगा और करेक्ट मॉडल कार्ड के नीचे रख देगा, क्योंकि वो चार जो कार्ड हमने रखे थे वो क्या थे, मॉडल कार्ड कहे जाएंगे। तो उनके नीचे उसको उस डेक में से उठा उठा के, डेक ऑफ कार्ड्स में से उठा के रखते जाना है। अगर वो हर एक जो प्लेसमेंट करता है, एग्जामिनर उस सब्जेक्ट को बताता जाएगा कि करेक्ट रेस्पॉन्स उसने किया है कि नहीं किया है। सो टास्क क्या है? टास्क है कि कार्ड को किस तरह से वो सॉर्ट कर रहा है, फॉर्म में, कलर में, या नंबर पे, जिस भी पैटर्न को चेक करते हुए वो कर रहा है, वो राइट है कि रॉन्ग आंसर दे रहा है।
ये हमें चेक करना है। जब वो 10 कंसेक्यूटिव करेक्ट रेस्पॉन्सेज दे देगा तो एग्जामिनर क्या करेगा, सब्जेक्ट को बिना बताए उसका कंसेप्ट चेंज कर देगा उस टेस्ट में। तो पहले तो उसने वो कर रहा है, अरेंज कर रहा है, जैसे ही उसने 10 सही सही जमा दिया, अब क्या हो गया, परसिवरेट वाली टेंडेंसी आ गई, उसके अंदर एक पैटर्न बन गया दिमाग में। अब वो क्या करेगा, अगली बार फिर मिस्टेक करेगा, क्योंकि अब तो एग्जामिनर ने कंसेप्ट ही बदल दिया। अब उसने फिर से कार्ड्स अरेंज किए हैं, अब सब्जेक्ट को बोला है दोबारा जमा। सो अगर कलर इसमें इन्होंने एग्जांपल देके बताया, इफ कलर वाज द करेक्ट रेस्पॉन्स द करेक्ट कंसेप्ट में बी चेंज टू फॉर्म। तो अब हम कलर के बजाय कोई और शेप या फॉर्म के बारे में उससे पूछना शुरू कर देंगे। तो टेस्ट इस तरह से कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कि वो पूरे के पूरे 6 कैटेगरीज टेस्ट सॉल्व नहीं कर देता, या फिर 128 कार्ड्स जो हैं वो सारे ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक ये टेस्ट चलता रहता है। जितने भी स्कोर्स आएंगे वो इसी के बेसिस पे आएंगे कि उसने टोटल एरर कितने किए हैं, परसिवरेटिव एरर्स कितने हैं उसके, और बाकी ओवरऑल जो कैटेगरीज थी 6 कैटेगरी उसने अचीव की है उनमें कितने एरर्स किए हैं, उसके बेसिस पे हम चेक करेंगे। और इसका फिर हमें ये पता चलेगा परसिस्टेंस इन सॉर्टिंग कितना है पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का, जब उसको कंसेप्ट चेंज कर दिया जाए तब वो किस तरह से उस चीज़ को करता है। इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी देके समझाया है, जैसे कि ये है पहला वाला है, पहले वाले में इन्होंने कलर का किया था, सेकेंड वाले में इन्होंने कलर का किया है और पहले वाले में इन्होंने फॉर्म का किया है। इन्होंने यहाँ पे बताया है कि पहले ए पार्ट में मिस्टेक की गई है, दूसरे वाले में नहीं की गई है। इस तरह से ये जो टेस्ट होते हैं ये इनकॉर्पोरेट करते हैं कंसेप्ट फॉर्मेशन एंड कंसेप्ट आइडेंटिफिकेशन के एस्पेक्ट्स को। ये दो चीज़ें अलग अलग है जैसे मैंने बताया था। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर मैं इससे बड़ा करूँगी तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा वीडियो। आई होप आपको ये बेनिफिशियल लगेंगे वीडियोस। एंड एक बार सेल्फ रीडिंग तो बनती है, क्योंकि अगर आप सेल्फ रीडिंग नहीं करेंगे तो मेरे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स जस्ट एन ओवरव्यू, सो दैट आपको एक फ्रेमवर्क पता चल जाए और आप अच्छे से इसको रीड करते टाइम कंसेप्ट को और स्ट्रांगली ग्रास्प कर सकें। Thanks for watching. Take care of yourself and do not forget to subscribe, like and share my videos with rest of the students. I hope you guys will share the videos. Thanks for watching. Take care. Bye bye.